नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स विश्लेषण। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल यूपीएससी, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप गौर करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र, जो नागरिक समाज और जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इससे भी सीधा जुड़ा हुआ है। हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है यानी एफसीआरए है, इसके नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। दोस्तों इन नए नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले जो एनजीओ हैं, इन पर पहले की तुलना में अधिक निगरानी और जवाबदेही तय की गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एफसीआरए क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सरकार इसे सख्त क्यों कर रही है और क्या इससे एनजीओ की जो स्वतंत्रता है यह प्रभावित होगी। आइए पूरे विषय की हम जो है एक समझ डेवलप करते हैं यहाँ से और बहुत अच्छे तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एफसीआरए क्या है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। दोस्तों यह एक ऐसा कानून है जो भारत में विदेशी स्रोतों से आने वाले जो धन है या विदेशी योगदान है, इनको नियंत्रित करता है। दोस्तों यदि किसी भारतीय एनजीओ, ट्रस्ट सोसाइटी, शैक्षणिक संस्था या धार्मिक संगठन को विदेशों से धन प्राप्त होता है तो उस धन के उपयोग और प्राप्ति को नियंत्रित करने का काम एफसीआरए करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफसीआरए का उद्देश्य विदेशी धन को रोकना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग पारदर्शी और वैध तरीके से हो। अब प्रश्न उठता है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी जो एफसीआरए है। तो दोस्तों भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ हजारों एनजीओ हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और जो सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इनमें से अनेक संस्थाओं को आप देखेंगे तो विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, लेकिन सरकार की चिंता यह रही है कि कहीं विदेशी धन का जो उपयोग है वह भारत की राजनीति, सामाजिक जो व्यवस्था है या जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, इसको प्रभावित करने के लिए ना किया जा रहा हो। और यही कारण है, आप गौर करेंगे, पहली बार सन 1976 में एफसीआरए कानून लाया गया और उस समय आप देखेंगे तो देश में आशंका थी कि विदेशी शक्तियां जो है धन के जो विदेशी शक्तियां हैं, धन के माध्यम से भारत की जो आंतरिक राजनीति है इसको प्रभावित कर सकती हैं। और बाद में अगर हम 2010 की बात करें तो आप गौर करेंगे 2010 में एक नया जो है एफसीआरए जो अधिनियम है वह लागू कर दिया गया, जो वर्तमान में आपको प्रभावी दिखाई देता है। दोस्तों फॉरेन कंट्रीब्यूशन वास्तव में क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमने एक बार फिर से आपने को स्पष्ट करना यहाँ पर बनता है कि यदि किसी विदेश जो है विदेशी सरकार, विदेशी कंपनी, विदेशी नागरिक, अंतर्राष्ट्रीय संगठन या विदेशी फाउंडेशन द्वारा किसी भारतीय संस्था को धन, वस्तु या वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाती है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई विदेशी फाउंडेशन किसी भारतीय एनजीओ को शिक्षा परियोजना के लिए धन देता है तो आप उसको कह सकते हैं कि सर यह जो एफसीआरए है इसके दायरे में आएगा। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलता है कि क्या कोई भी संस्था विदेशी चंदा प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों इसका उत्तर है नहीं। ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो एफसीआरए पंजीकरण है इसकी अगर हम बात करें तो जो एफसीआरए पंजीकरण है यह होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जो संगठन विदेशी धन दोस्तों प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें आप देखेंगे तो गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है और गृह मंत्रालय ही एफसीआरए के प्रशासन और निगरानी के लिए जिम्मेदार मंत्रालय आपको नजर आता है। अब हम समझते हैं कि एफसीआरए के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो दोस्तों कुछ व्यक्ति और संस्थाओं को विदेशी चंदा लेने की अनुमति नहीं है और इसमें जो आपको शामिल होते हुए दिखाई देंगे वह सांसद, विधायक, चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो मुख्य रूप से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी हैं, न्यायाधीश हैं, मीडिया के कुछ जो वर्ग हैं, यह सब जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको अनुमति नहीं होती है मुख्य रूप से जो इस प्रकार का चंदा लेने का। और इसका उद्देश्य दोस्तों यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन जो है भारतीय राजनीति और जो शासन व्यवस्था है उसको प्रभावित ना कर सके। इसी के कारण इन लोगों को आप देखेंगे तो मुख्य रूप से इस प्रकार चंदा लेने के लिए की अनुमति जो है नहीं दी गई है। अब थोड़ा इसके इतिहास पर हम जाते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, साल 2020 में एफसीआरए में एक बड़ा संशोधन किया गया है ना, और इस संशोधन की बात करें तो यह संशोधन काफी चर्चा में रहा और इसके तहत आप देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। पहला बदलाव था जो सब ग्रांटिंग पर रोक। दोस्तों पहले एक एनजीओ आप देखेंगे तो विदेशी धन प्राप्त करके दूसरे एनजीओ को भी जो धन है वो हस्तांतरित कर सकता था, दे सकता था। लेकिन सन 2020 के बाद अगर हम देखें तो यह व्यवस्था कंप्लीटली समाप्त कर दी गई। अब दोस्तों विदेशी धन प्राप्त करने वाली जो संस्था है उसे किसी
अन्य संस्था को स्थानांतरित जो है नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती है 2020 के बाद से। दूसरा बड़ा बदलाव एक और देखने को मिलता है, और वह बदलाव आपको देखने को मिलता है जो प्रशासनिक खर्च की सीमा थी। दोस्तों पहले एनजीओ आप देखेंगे तो अपने विदेशी धन का 50% तक प्रशासनिक जो खर्चे हैं वो प्रशासनिक खर्चों पर कर सकते थे। लेकिन 2020 का जब संशोधन हुआ तो इस संशोधन के बाद यह सीमा घटाकर 20% कर दी गई। सरकार का तर्क इसके संदर्भ में आया दोस्तों कि अधिक धन वास्तविक विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए। तीसरा एक और बदलाव देखने को मिला और वह था एफसीआरए खाते की व्यवस्था। दोस्तों अब अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जो एफसीआरए है ना, यह मुख्य रूप से अगर आप गौर करेंगे तो जो अभी सभी विदेशी जो चंदे हैं उनको भारतीय स्टेट बैंक की जो नई दिल्ली की शाखा है उसमें आप गौर करेंगे तो वहां पर जो है डाला जाता है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसके बारे में आप गौर करिएगा। और मुख्य शाखा की विशेषकर जो एफसीआरए खाते हैं उनमें प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है, और इससे सरकार को जो धन प्रवाह की जो निगरानी है मुख्य रूप से इस पर जो है इसके संदर्भ में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात आया जो 2026 में जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे थे, अगर आप गौर करेंगे, है ना, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 2026 के नियमों में कुछ जो है जो हालिया में 2026 में कुछ नियमों में नए परिवर्तन देखने को मिले हैं, और इसी के कारण यह जो एफसीआरए फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों सरकार ने एफसीआरए नियमों को और अधिक विस्तृत और जो सख्त बनाया है उसके कारण यह चर्चा रहा। सबसे बड़ा बदलाव है कि अब जो एनजीओ हैं उनको स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वे कौन सी गतिविधियां करेंगे। ठीक है, सरकार ने गतिविधियों को 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। पहली श्रेणी आप देखेंगे तो एजुकेशनल की देखने को मिलेगी, और अगर हम बात करें तो इसमें विद्यालय, कॉलेज, पुस्तकालय, छात्रवृत्ति, शोध संस्थान, नागरिक जो जागरूकता है और जो कार्यक्रम है, ये सभी आप देखेंगे तो शामिल होता है। दूसरा आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स की श्रेणी देखने को मिलेगी, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दूसरी श्रेणी में जो इकोनॉमिक्स वाला है इसमें आजीविका, कौशल विकास, जो कृषि विकास है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो उद्यमिता है, जो वित्तीय समावेशन जैसी गतिविधियां हैं, यह सभी इसमें शामिल दिखाई दे देती हैं। तीसरी श्रेणी है आप देखेंगे तो रिलीजियस की, है ना। रिलीजियस की बात करें तो इसमें जो धार्मिक शिक्षा है, इसके अलावा जो पूजा पाठ है और जो आध्यात्मिक कार्य हैं, यह सभी इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद सोशल एक कैटेगरी है ना। सोशल की बात करें तो सोशल में आप देखेंगे तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, स्वच्छता, पोषण, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप गौर करेंगे जो आपदा राहत जैसे जो कार्य हैं वह सभी आपको इस वाले कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और चौथी श्रेणी अंतिम श्रेणी पांचवी आपको देखने को मिलेगी कल्चरल। कल्चरल की बात करें तो इसमें भारतीय कला, भाषा, विरासत और इसके अलावा जो सांस्कृतिक संरक्षण है इससे जुड़े कार्य को शामिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार ने जो गतिविधियां हैं उनको 5 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित कर दिया है, और इस प्रकार से श्रेणियां अभी देखने को मिलती हैं। अब नए नियम के अनुसार अगर गौर करें तो एनजीओ केवल उन्हीं गतिविधियों पर विदेशी धन खर्च कर सकेगा जिनकी अनुमति उसे मिली है। जैसे शिक्षा वाले की बात करें तो जो स्कूल एंड कॉलेजेस एंड लाइब्रेरीज है, स्कॉलरशिप है, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जो थिंक टैंक्स हैं, जो सिविक अवेयरनेस एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोग्राम है, तो आप देखेंगे यह जो एजुकेशनल से रिलेटेड जो संस्था होगी या जो एनजीओ होगी इसी गतिविधि पर काम कर पाएगी जो जिस गतिविधि के लिए उसको पैसा यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर एलोकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी यदि किसी संस्था को शिक्षा क्षेत्र में पंजीकरण मिला तो वह विदेशी धन को किसी अन्य क्षेत्र में उपयोग नहीं कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में ही कर पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला दोस्तों, और वह था भौगोलिक दायरा। दोस्तों अब एनजीओ को यह बताना होगा कि वह किस राज्य या किस क्षेत्र में कार्य करेगा, और इससे सरकार को निगरानी और ऑडिट में सुविधा हो सकेगी दोस्तों। इसके अलावा एनजीओ को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी होगी, जो नया अभी बदलाव देखने को मिलता है। दोस्तों आज के डिजिटल युग में संस्था सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क करती है। सरकार चाहती है कि इन गतिविधियों में भी पारदर्शिता बनी रहे, और नए नियम के अनुसार एनजीओ को अपनी जो प्रकाशित पुस्तक है, जो पत्रिका है, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित लेख है, इन सभी की जानकारी देनी होगी, और यही प्रावधान सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे पारदर्शिता की दिशा में कदम मान रहे हैं दोस्तों, जबकि कुछ की बात करें तो इसे निगरानी बढ़ाने का प्रावधान मानते हैं। अब प्रश्न यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्यों इस प्रकार का परिवर्तन ले आई? तो सरकार का जो तर्क आया है, सरकार का कहना जो है वह यह है कि इन नियमों से विदेशी धन के जो उपयोग हैं इनमें पारदर्शिता आएगी, फर्जी संस्थाओं पर रोक लग सकेगी, धन के दुरुपयोग में जो है दुरुपयोग को रोका जा सकेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जा सकेगा, और विदेशी वित्त पोषण के माध्यम से होने वाले जो संभावित राजनीतिक प्रभाव हैं इनको और भी नियंत्रित किया जा सकेगा। ठीक है,
तो यह जो है सरकार का तर्क इस पर नजर आता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि हर नीति की तरह इस पर भी आलोचनाएं तो जायज हैं और आलोचनाएं होकर ही रहेंगी, है ना। अब अगर हम बात करें तो कई एनजीओ और नागरिक समाज संगठन यह मानते हैं कि अत्यधिक नियंत्रण से उनकी जो कार्य क्षमता है यह प्रभावित हो सकती है। छोटे संगठनों के लिए अनुपालन लागत बढ़ सकती है। कई विशेषज्ञों का तर्क इसमें आता है कि लोकतंत्र में नागरिक समाज की स्वतंत्र भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसलिए सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच जो संतुलन है वह बनाए रखना आवश्यक है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें अपने यूपीएससी के विद्यार्थियों के लिए, तो यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण निकल कर आता है इस टॉपिक में। यह विषय केवल एफसीआरए तक सीमित नहीं है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यह गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, नेशनल सिक्योरिटी और जो सिविल सोसाइटी जैसे विषय इनसे सीधे जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 2 में एनजीओ, नागरिक समाज और जो सुशासन जैसे विषय हैं, यह सीधे इससे जुड़ते हैं और आप देखेंगे इसके दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि एफसीआरए नियमों के सख्त होने से क्या लाभ और चुनौतियां उत्पन्न होगी, तो आप दोनों पक्ष जो है लिख सकते हैं। एक और पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नागरिक समाज की स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्ता और जो अनुपालन संबंधित चुनौतियां हैं इनकी बात कर सकते हैं। और यही संतुलन आप देखेंगे, यही संतुलित जो दृष्टिकोण है यह आपके यूपीएससी उत्तर की पहचान करता है और अच्छे तरीके से आपको अंक दिलाता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एफसीआरए केवल विदेशी चंदे का कानून नहीं है, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो नागरिक समाज है, इसके बीच संतुलन स्थापित करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। हालिया संशोधन इसी संतुलन को और अधिक व्यवस्थित और नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन नियमों से जो पारदर्शिता है वह कितनी बढ़ती है और साथ ही साथ जो नागरिक समाज है इसकी सक्रिय भूमिका किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो यह पूरा इस प्रकार से एफसीआरए का विश्लेषण रहा और आशा करता हूं कि आप बहुत सारी चीजों को इससे समझ पाए होंगे। हम दोस्तों अगले सेशन में फिर मिलेंगे और किसी एक अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे जो आपके एग्जाम और एक सामान्य जानकारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।